हेलो स्टूडेंट। राजस्थान के अंदर अर्धवार्षिक एग्जाम 14 दिसंबर से चालू हो रही है। तो आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक एग्जाम में आने वाले गणित की बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। ठीक है ना, उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन सहित बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो में से कम 80% क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। प्रश्नावली एक से ही चालू करूंगा कि प्रश्नावली एक से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, दो प्रश्नावली। अगर आपकी पूरी गणित इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होती है तो मैं एक वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है ना, तो गणित की एग्जाम तो 24 दिसंबर को संपन्न होगी, तब तक आपके लिए काफी समय है। ठीक है ना, अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो अर्धवार्षिक एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। तो इस चैनल पर गणित और विज्ञान का कोर्स पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। गणित का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब मैं रिवीजन चालू करूंगा। ठीक है ना, जैसे ही आपके अर्धवार्षिक एग्जाम समाप्त होंगी तो मैं रिवीजन चालू कर दूंगा। ठीक है ना, तो अब आपका लक्ष्य अर्धवार्षिक के बाद 2025 में होने वाली वार्षिक एग्जाम पर रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो अर्धवार्षिक है, आपकी परसेंट वार्षिक एग्जाम से ही बनेगी। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहना शुरू से एंड तक। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन कर सकता है अर्धवार्षिक एग्जाम में। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है ना, ये नहीं कहूंगा मैं कि यही संख्या आपको दी हुई होगी, परंतु इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है। तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये कह रहा है कि संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको क्या करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कर लेने हैं। 2 का भाग जाएगा 156 में, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 78 बार जाएगा। फिर भी 2 का भाग जाएगा, 7 में जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, एक बचेगा, 8 का उतारेंगे 18, 18 में 9 बार जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 9 है, 9 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा। तो 3 का जाएगा, किसका जाएगा, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार। ठीक है ना, 13 आपकी एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में केवल 13 का ही जाएगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में और लिखना है आपको, तो नीचे लिख देना है। अतः 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है ना, आप इतना करना चाहें तो इतना कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे, घात बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणा में 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 गुणा में 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। अगर 2 अगर 3 बार गुणा में होता तो 2 की घात हम 3 लिख देते। अब यहाँ 3 अकेला है तो अकेला ही लिख देंगे, 2 की घात 2, इंटू में 3 और इंटू में 13, 13 भी अकेला है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 अगर 3 बार होता या 2 बार होता, 3 अगर 2 बार होता तो 3 की घात भी हम 2 कर देते। अगर 13 3 बार होता तो 13 की घात हम 3 कर देते। इस प्रकार से आप घात बना सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, एक बात बता देता हूं, ये वीडियो राजस्थान के स्टूडेंटों के लिए है, अर्धवार्षिक
एग्जाम जो देंगे, ठीक है, उनके लिए। अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वार्षिक एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। वार्षिक एग्जाम हो, अर्धवार्षिक एग्जाम हो, आपका मेन फोकस एग्जाम ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और वार्षिक एग्जाम के लिए मैं सभी स्टेट के बच्चों के लिए अलग से मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। इसका कहने का मतलब यह है कि संख्या जो आप देख रहे हैं कोष्टक में 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी में से 9 दिया है आपके लिए, ठीक है ना। तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। वैसे एलसीएम आप इन दोनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, परंतु क्वेश्चन आपको उसकी अनुमति नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे अभाज्य इन दोनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम ज्ञात करवाता तो आपके लिए एलसीएम नहीं दे के रखता, ठीक है ना। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि 306 और 657 का एलसीएम आप सूत्र के माध्यम से कीजिए। अब सूत्र क्या है, तो देखिए हल में आपने दो संख्याओं और उन संख्याओं के में से और लैसे में एक संबंध पढ़ा होगा। संबंध क्या होता है, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं। अतः a इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो इसी का ही प्रयोग करना है। ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। ए और बी यानी दी गई संख्याएं हैं, तो इसको हम हिंदी में इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस सूत्र के जरिए आपसे ये एलसीएम पूछ रहा है, तो आपको इस सूत्र के अंदर मान जमा देने हैं। ए की जगह पर 306 लिख देना है, बी की जगह पर 657। ए और बी क्या है, दी गई संख्याएं हैं। संख्याएं आपकी ये रही तो रख दीजिए भैया। ए की जगह पर रख देना है आपको 306, इंटू का चिन्ह लगाना है, बी की जगह पर लिख देना है 657, बराबर में एच सी एफ की जगह पर एच सी एफ लिख देना है 9, इंटू लगा लेना है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है, इसलिए एलसीएम ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है ना। 9 गुणा में है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो बटे में होगा, ये हटाना है क्योंकि एलसीएम निकालना है आपको, इसलिए। तो 306 इंटू 657 और बटे में 9, बराबर में क्या बचेगा, अकेला एलसीएम बचेगा। अब 9 का भाग दे लीजिए आप, किसी भी संख्या में दे लो। तो देखिए 9 का भाग अगर आप 657 में देते हैं तो 65 में देंगे, तो 9 7 63, 65 में से 63 घटेगा, 2 बचेगा, 7 का उतरेगा, 27 होगा, 27 में 3 बार जाएगा, 9 तिया 27। अब 73 इंटू 306 कर लेना है आपको। 73 इंटू 306, तो देखिए 3 6 की 18 और 3 तिया 9 और 7 6 42 और 7 तिया 21, जोड़ेंगे तो 8 2 और 1 3, 9 और 4 13 और 1 और 1 2 और 1 2, 22,338 आएगा। 306 इंटू 73 करने पर आएगा 22,338 और बराबर में आपका एलसीएम, ठीक है ना। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगर आपकी वार्षिक एग्जाम में या फिर अर्धवार्षिक एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आपको इसी हिसाब से करना है, ठीक है ना। आप इन दोनों संख्याओं का अलग से अभाज्य गुणनखंड निकाल करके एलसीएम नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का टाइप समझते जाना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड की एग्जाम में, ठीक है ना। वो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्णांकों 96 और 404 का एचसीएफ यानी में से और एलसीएम यानी ले से ज्ञात कीजिए। यानी में से और ले से ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि जांच भी करवा रहा है किसकी,
कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो ये आपको जांच करनी है। ये जांच बाद में करनी है, पहले आपको इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए हल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपको किस टाइप से कैलकुलेशन करनी है। आपको क्या करना है, 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड करके इनके में से और लय से निकाल लेने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम में से निकाल लेते हैं। जब हम में से निकालते हैं तो हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। तो कर लेते हैं। तो देखिए अतः 96 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 96 का इकाई अंक 6 है, तो 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो पूरी संख्या में भी जाएगा, देंगे 2 का भाग 9 में 4 बार जाएगा, 2 चौका 8 बचेगा 1, 6 का उतरेगा 16 होगा, 16 में 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 98 बार वो 48 बार जाएगा। अब 48 में इकाई अंक 8 है, तो फिर भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 दून 4, 2 चौका 8, 24 बार। 24 में 2 का भाग चला जाएगा 12 बार, 12 में 2 का भाग चला जाएगा 6 बार, और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 96 के तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको 404 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 202 बार जाएगा। अब 202 का इकाई अंक 2 है, फिर 2 का भाग जाएगा, ये जाएगा 101 बार। 101 आपकी एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 101 का ही जाएगा और एक बार जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब में से निकालने के लिए आपको जोड़ा बनाने हैं। आप 2 संख्याओं का में से निकालें या 3 संख्याओं को निकालें या 4 संख्याओं को निकालें। अब जितनी संख्याओं का आप में से निकाल रहे हैं, तो उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो सब में ऐसी संख्या का जोड़ा बनाना है जो सब में मौजूद हो। अब यहाँ पर हमने 2 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 96 का और 404 का। तो देखिए अगर हम इस 2 की बात करें तो ये 2 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है, तो 2 का जोड़ा बन गया। दूसरा 2 यहाँ पर है, दूसरा 2 यहाँ पर भी है, तो दूसरे 2 का भी जोड़ा बन गया। अब और 2 यहाँ पर है परंतु यहाँ पर नहीं है, तो 2 का जोड़ा अब नहीं बनेगा। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। 101 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 101 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आपको जोड़ा बना लेने हैं, ठीक है ना। अब में से आपका आ चुका है, यही मान के चलो। तो देखिए में से बराबर जितने जोड़ा बने हैं, ठीक है ना, जिन जिन संख्याओं के जोड़ा बने हैं उनका आपको गुणा कर लेना है। तो देखिए इस 2 का बन गया ना, तो ये 2 ले लेना है आपको, इनटू गुणा करना है सबका। इस 2 का बन गया तो इसका भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। केवल 2 2 का जोड़ा बना, ठीक है ना। तो इनका ये गुणा कर लेना है, 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो में से यानी एचसीएफ निकल के आया आपका 4। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको एक बात बता देता हूं। वैसे आप एलसीएम यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, परंतु आपसे गड़बड़ी न हो इसलिए जिन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आपको एक साथ कर लेने हैं। तो देखिए 96 और 404 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड एक साथ करने हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो दे देंगे, 2 का भाग 96 में 48 बार जाएगा, 404 में 202 बार जाएगा। फिर भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 48 में 24 बार जाएगा, और 2 का भाग 202 में 101 बार जाएगा। 2 का भाग फिर जा रहा है, 24 में जा रहा है, 101 में नहीं जा रहा है, तो फिर भी आपको 2 का भाग देना है। अगर एक संख्या में जाता है तो आपको देना है। 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब 2 का भाग फिर से जा रहा है 12 में 6 बार, 101 में नहीं जाएगा। फिर आपको 2 का भाग देना है, 6 में 3 बार जाएगा, 101 में नहीं जाएगा। अब 2 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा है इसलिए 2 का भाग नहीं देना। 2 से अगली अभाज्य संख्या आपकी 3 है, तो 3 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, तो 3 का भाग दे देना है। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 101 में नहीं जाएगा। और 101 आपकी एक अभाज्य संख्या है, तो 101 में केवल 101 का ही जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 आ चुका है,
यहाँ पर भी 1 आ गया। अब क्या करना है आपको, इन सब का गुणा कर देना है। इन सब का गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वही आपका लेस है यानी एलसीएम होगा। तो नीचे आपको एलसीएम बराबर लिख देना है, इन सब का गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के कितने आए, 5 आए, हो गए 5 हो गए। एक 3 है और एक 101 है, ठीक है ना। गुणा करते हैं तो देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 4 गुणा 2 करेंगे, 4 दूना 8। अब 8 गुणा 2 करेंगे, 8 दूना 16, 16 गुणा 2 करेंगे, 16 दूना 32, और 32 गुणा 3 करेंगे, 32 तिया 96, और 96 गुणा आप 101 करेंगे तो ये आएगा 9696, 96 96 आएगा। तो ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ आ गया, ठीक है ना। तो एचसीएफ और एलसीएम तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट निकाल लेगा, कमजोर से कमजोर छात्र भी निकाल लेगा। अब आपको जांच करनी है, क्या करनी है, जांच। तो आपको नीचे हेडिंग डाल देनी है कि अतः जांच करने पर, ठीक है ना, सत्यता की जांच करने पर। ये मैं मिटा देता हूं, ध्यान रखना। में से कितना आया था, 4, और लेस है 96 96, 9696, ठीक है। इससे आगे आपको क्या करना है, जांच करनी है। अब इस प्रकार से हेडिंग डाल देना, अब सत्यता की जांच करने पर, ठीक है ना। अब सत्यता की जांच किससे करनी है, आपको इससे करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये आपको लिख लेना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब इधर तो आपको दोनों संख्याओं का गुणा करना है, जो आपको संख्या दे रखी है, ये रही 96 और 404। देखिए एक बात और बता देता हूं, दो संख्याओं की जगह पर पूर्णांक भी लिखा हो सकता है कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो इधर तो आपको दी गई संख्याओं गुणा करना है, इधर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। तो चलिए इधर दी गई संख्या गुणा कर लेते हैं, इसे हिंदी की जगह पर 96 और 404 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो 96 इंटू 404, इधर तो इन दोनों का गुणा होगा। इधर एचसीएफ एचसीएफ 4 आया था, एचसीएफ लिख लिया, इंटू एलसीएम 96 96, ऐसे गुणा आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 4 6 के 24 का 4 का हासिल 2, 4 नाम 36, 36 और 2 हासिल के 38 का 8 का हासिल 2, वो हासिल 3, 4 6 के 24 और 3 हासिल के 27 का 7 का हासिल 2, 4 नाम 36 और 2 38, यह आएगा 38,784। इन दोनों का गुणा करने पर, और इन दोनों का गुणा करने पर भी इतना ही आएगा, 38,784, ठीक है ना। अगर आपका इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर नहीं आ रहा है, तो या तो आपने गुणा करने में मिस्टेक की है, या फिर आपने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो आपने गलत निकाले हैं, ठीक है ना। ये आपके सत्यता की जांच हो गई। कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इतना मटेरियल आपको करके आना है, ठीक है ना, कॉपी में। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। दो संख्याओं का में से यानी एचसीएफ 13 है तथा लेस है एलसीएम 182 है। यदि एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का में से आपको दे रखा है 13, और उन दोनों संख्याओं का लय से दे रखा है 182, और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको 91 दे रखी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा अभी अभी हमने एक सवाल किया था दूसरा, जिसमें दो संख्याओं का में से दिया था, एलसीएम ज्ञात करना था। अब यहाँ पर में से और लय से दे रखे हैं और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो दो संख्याओं और उनके में से और लय से में जो संबंध होता है वही सूत्र आपको लगा लेना है, ठीक है ना।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन मानों को एक बार दर्शा दिया करो, ठीक है ना। जैसे हल आप कर रहे हैं तो हल में इन मानों को एक बार दर्शा दिया करो। जैसे HCF बराबर है 13, LCM बराबर है 182 और दो संख्याओं में से एक संख्या 91 है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए बराबर 91 और बी बराबर आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। बी का मतलब दूसरी संख्या। तो देखिए आपने सूत्र पढ़ा है ना, ए इंटू वी बराबर होता है HCF इंटू LCM। इसका अभी अभी हमने प्रयोग किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रयोग किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में तो जांच करने के लिए किया था। ए इंटू बी का मतलब दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब इस सूत्र के अंदर आपको मान जमा देने हैं। ए की जगह पर ए का मान लिख लेना है 91, इंटू में वी का मान निकालना है, HCF की जगह पर HCF 13 लिख लेना है, एलसीएम जब एलसीएम 182 लिख लेना है। आपको दूसरी संख्या निकालनी है, यानी बी का मान निकालना, 91 गुणा में है तो ये हटाना होगा, इसको इधर भेजेंगे तो गुणा वाला बटे में हो जाएगा। तो कर देंगे हम बी बराबर 13 इंटू 182 और बटे में 91, ठीक है ना। तो काटा पीटी कर लें, 13 से 91 कटेगा 7 बार, 13 सत्ते 91, 7 से ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, तो देखिए 7 का भाग 18 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14, 18 में 14 घटेंगे 4 बचेगा, ये 2 का उतारेंगे 42 होगा, और 42 में 7 का भाग 6 बार जाएगा, 7 छेंगे 42, यानी बी का मान आया आपका 26। बी का मतलब दूसरी संख्या निकल के आई आपकी 26। कितनी निकल के आई, 26। नीचे आपको हिंदी लिख देनी है एक लाइन, अतः दूसरी संख्या बराबर 26, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए अर्धवार्षिक में या वार्षिक एग्जाम में तो आपको इसी हिसाब से करके आना है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ में या खाली जगह में देखने को मिले, ठीक है ना, तब आपको ऐसी कैलकुलेशन कहाँ करनी है, रफ कार्य में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा आपके सामने आ चुका है, यानी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर रूट वाली संख्या अकेली है, ठीक है ना, उसके गुणा में या प्लस में या माइनस में या बटे में कुछ नहीं है, तो अकेली रूट वाली संख्या को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, ये मैं आपको इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में क्लियर करने वाला हूं। ज्यादा बड़ी नहीं है, आपने बहुत बड़ी कैलकुलेशन पढ़ी है, परंतु मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगा। जैसे आपके बुक के अंदर सभी क्वेश्चन करा रखे हैं सॉल्व, ठीक है ना, एक ही मेथड से, तो उसी मेथड से ही मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हल में इसको सिद्ध करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जब भी सिद्ध करना हो तो आप इसके विपरीत मानना पड़ेगा आपको कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार से आपको विपरीत में मानना पड़ेगा, उल्टा मानना है, ठीक है ना। तो ये काम तो प्रत्येक स्टूडेंट कर लेगा। और ऐसा क्वेश्चन है, बोर्ड की जो एग्जाम होती है वार्षिक परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस प्रकार से मान लेना है आपको, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब आपको परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा बताना है। परिमेय संख्या के बारे में आप क्या जानते हो, परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, तब यह P/Q के रूप की होगी, ठीक है ना। तब यह P/Q के रूप की होगी, इतना लिख लिया। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तब यह P/Q के रूप की होगी। अब P/Q के बारे में आप क्या जानते हो,
ये भी आपको दर्शाना है। यहाँ पर जो P और Q होती हैं ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड एक होता है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका में से एक होता है, ठीक है ना। वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इनके बारे में आपको लिख देना है, P व Q सह अभाज्य संख्या है। P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए आपने कितना दर्शा दिया। आपने इसको जैसे कि विपरीत मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मानना है, तब यह P बटे Q के रूप की होगी। जब आपने परिमेय संख्या मान ही लिया है तो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना होगा आपको, तब यह P बटे Q के रूप की होगी। P व Q सह अभाज्य संख्या है और Q की एक कंडीशन और होती है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको तथा में यहाँ पर दर्शा देना है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब भी आप अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर रहे हो तो उसे के हल में आपको ये हिंदी तो आपको 100% लिखनी ही लिखनी है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर ये संख्या ही चेंज होती रहेगी, बार बार हिंदी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो मान लिया इतना आप कर लेंगे। इतना आप करने के बाद P बटे Q के बराबर वो रूट वाली संख्या लिख लेनी है जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो लिख लेना है, अतः लगा के नीचे, अतः P बटे Q बराबर √3 लिख लिया। अगर रूट वाली संख्या अकेली है, ठीक है ना, तो ऐसा लिखने के बाद आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। तो यहां पर लिख देना है नीचे, वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो P का वर्ग क्या होगा? P स्क्वायर होगा। बटे में Q है तो Q का वर्ग क्या होगा? Q स्क्वायर होगा। बराबर का चिन्ह लगा लेना है। √3 का वर्ग करेंगे तो जब भी हम रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, और वही संख्या लिख लेते हैं जो रूट के अंदर है। तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। √3 का वर्ग क्या होगा? 3 होगा। अगर हम √5 का वर्ग करना चाहें तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। इतना काम कर लेंगे। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बटे में जो Q स्क्वायर लिखा हुआ है, Q स्क्वायर मतलब Q गुणा में 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। तो आपको क्या करना है? एक Q तो यहाँ पे छोड़ना है, एक Q को दूसरे पक्ष में भेजना है। तो देखिए यहाँ पर Q बटे में है, ठीक है ना। बटे वाला Q दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा में होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? एक Q यहाँ पे ही छोड़ना है और दूसरा Q इस 3 के साथ गुणा कर देना है। तो अगली स्टेप आपकी इस प्रकार से आएगी, P स्क्वायर बटे Q बराबर में 3Q, ठीक है। यहाँ पर Q कितने थे? 2 Q थे, तो एक Q यहाँ पर लिख लिया, दूसरा Q इधर पहुंच गया, यानी 3 के साथ गुणा हो गया एक Q का, तो ये आ गया 3Q। बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, इसके बाद आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसके बाद आपको थोड़ी सी ये हिंदी लिखनी है। अब हिंदी कैसे लिखनी है, इसके बारे में आपको हिंदी लिखनी है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि अतः यह असत्य है, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लिखना है, अतः यह असत्य है। अब ये असत्य क्यों है इसके बारे में आपको बतलाना है। आपको बतलाना है कि P स्क्वायर बटे Q एक परिमेय संख्या है, बटे वाली है। साफ नजर आ रही है, P स्क्वायर बटे Q बटे वाली संख्या परिमेय होती है। तो इसके बारे में तो लिख देना है कि P स्क्वायर बटे Q एक परिमेय संख्या है। और जो इधर आप देख रहे हैं 3Q, यह एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक। क्या ये बटे वाली नजर आ रही है? नहीं। तो क्या माना जाएगा? इसको पूर्णांक माना जाएगा। तो ये पूर्णांक संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या आपके बराबर नहीं है। इसकी जांच कर सकते हैं आप। P और Q की जगह पर आप सह अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। जैसे P का मान आप 2 लिख लें और Q का मान लिख लें 3। 2 और 3 का में से एक ही होता है, इसलिए ये दोनों आपकी सह अभाज्य संख्या है। इन मानों को यहाँ पर रख के देखो।
तो देखिए पी की जगह पर 2 रखेंगे तो पी की घात 2 है तो 2 की घात भी 2 होगी, तो 2 की घात 2 का मान क्या होगा, 4 होगा, 4 लिख लिया। वटे में क्यू, तो यहाँ पर वटे में क्यू का मान क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेना वटे में। बराबर में क्या है, 3 इंटू क्यू, क्यू का मान कितना है 3, कर लो भैया, 4 वटे 3 बराबर 3 आती है 9। क्या दोनों पक्ष बराबर है, नहीं है, इसलिए ये दोनों असत्य है, ठीक है ना। लो मैंने जांच करके भी बता दिया आपके लिए। तो इनके बारे में लिखना है कि अतः यह असत्य है, क्योंकि पी स्क्वायर वटे क्यू एक परमेय संख्या है तथा 3 क्यू एक पूर्णांक संख्या है। इतना लिखने के बाद आपको इसके बारे में लिखना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। कौन सी, जो हमने ये माना था कि माना √3 एक परमेय संख्या है, तो ये हमारी जो परिकल्पना है ये परिकल्पना गलत थी। तो इसके बारे में ऐसे ही लिखना जो मैं बोल रहा हूं कि अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है कि अतः इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है और इति सिद्धम, कंप्लीट। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी लिख देता हूं, आपको इसी प्रकार से हिंदी लिखनी है। लिख देना है अतः यह असत्य है, ये इसके बारे में बतलाना है, अतः यह असत्य है। अब ये असत्य क्यों है ये बताना आपको, क्योंकि पी स्क्वायर वटे क्यू एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसके बारे में बतला दिया, तथा 3 क्यू एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। इतना लिख दिया। इसके बारे में बतला दिया पी स्क्वायर वटे क्यू एक परिमेय संख्या है तथा 3 क्यू एक पूर्णांक संख्या है। अब आपको नीचे लिखना है कि अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, ठीक है ना। अब जब हमारी परिकल्पना गलत ही है तो ये √3 एक परमेय संख्या थोड़ी रही, √3 तो एक अपरमेय संख्या रही, तो आपको लिख देना है इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा, आपके टीचर ने भी नहीं समझाया होगा इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से तो ऐसे सवाल समझाए होंगे जैसे लिख रहा हो 6 + √2 को सिद्ध कीजिए, या फिर 3 √5 + 2, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर समझाए होंगे इस टाइप से। परंतु अकेली रूट वाली संख्या को इस प्रकार से सिद्ध करना नहीं बताया होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। जहां से भी आप देख रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक में या किताब में देख सकते हैं, इस टाइप से किसी टीचर ने नहीं बताया है, ठीक है ना। और ये शाश्वत सत्य भी है, ये आपकी बुक के अंदर है, आप उसको पहचान नहीं पाए, ठीक है ना। तो आप इसी नियम को अगर अपनाएंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप बड़ा वाला अपनाएंगे तो उसमें भी पूरे नंबर दिए जाएंगे, परंतु समय की तो बचत हो रही है। तो यहाँ पर समय की बचत हो रही है, वहां पर समय ज्यादा लग रहा है, उसे को प्रत्येक स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता, परंतु इस हिसाब से कमजोर छात्र भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये नियम आपको बता दिया है। प्रश्नावली एक जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके अंदर से जितने भी संभावित क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए वो सभी मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना। अब अगर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ या फिर नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। 24 दिसंबर की एग्जाम है आपकी गणित की, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मैं रोजाना आपको एक एक प्रश्नावली का सॉल्यूशन बताता जाऊंगा, आप करते जाना, ठीक है ना। तो अर्धवार्षिक एग्जाम में देखना आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने क्लास के जो साथी हैं कमजोर से कमजोर छात्र को अवश्य बताना इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। इस चैनल पर गणित और विज्ञान का कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है।
और आइए रोजाना इस चैनल पर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर यानी बहुपद को लेकर के।